हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टैलेंट अवेकनर के मंच पे। आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है पूरी टीम के लिए। आज जो हमारे गेस्ट हैं, जिनके साथ आज की वार्तालाप को हमने आगे बढ़ाना है, वो एक कमाल व्यक्तित्व हैं। मेरा उनसे दिल से जुड़ाव है, काफ़ी बार उनसे मिला हूँ, उनके वर्क को मैंने बड़े करीब से देखा है। और आज हम जो बात करने वाले हैं, मेरे दिल में इमोशंस और भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम अपने शहर के बारे में, सहारनपुर जो हमारा शहर है उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारे गेस्ट हैं उनका कनेक्शन है, वो सहारनपुर से ही बिलोंग करते हैं और इतिहास के ऊपर काफ़ी काम किया है। सहारनपुर शहर के इतिहास से रिलेटेड काफ़ी सारे वर्क हैं उनके। अगर हम बात करें, 4 पुस्तकें जो हैं उन्होंने लिखी हैं, बहुत कमाल व्यक्तित्व हैं। अभी शोभित यूनिवर्सिटी जो गंगो में है हमारी, वहाँ पे जो है विरासत के नाम से एक पूरा सेंटर है, वहाँ पे अपनी सेवाएं जो हैं वो दे रहे हैं। मैं स्वागत करता हूँ राजीव उपाध्याय जी का। और जो हमारा टैलेंट अवेकनर का मंच है, ये बड़े सौभाग्य का दिन है कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ पर आए। स्वागत है आपका राजीव जी। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण भाई। आपने एक ऐसा प्रयास किया जो सहारनपुर में जिसकी आवश्यकता थी। आप विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं से बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, और आपने मुझे भी यहाँ बुलाया है, तो मैं इसके लिए आपका हृदय तल से, गहराई से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। वरुण जी, सहारनपुर जनपद को लेकर जो मेरे मन में ये प्यार है, जो स्नेह है, जो इतिहास की खोज के प्रति जो ललक है, ये बचपन में ही मेरे पिताजी आदरणीय आचार्य अतर सिंह शास्त्री जी ने एक बीज की भांति मेरे हृदय में रोपी थी। वो शिक्षक थे डीसी जैन इंटर कॉलेज सरसाव में, और बड़े ईमानदार, संघर्षशील, संयमी शिक्षक थे। और उन्होंने बताया कि हमारा इतिहास जो है दूसरे लोगों ने लिखा है, जबकि आवश्यकता यह है कि हम अपना इतिहास खुद जानें, खुद समझें और खुद अपने इतिहास की स्थापना करें। सबसे पहले जो ये बीजारोपण हुआ, तो जब मैंने एमए हिंदी साहित्य से की, उसके बाद मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गया, और मैं वहीं से वर्ष 2005 से ही इस अभियान में लग गया कि अपने सहारनपुर के इतिहास की खोज करूं, उसको जानूं, उसको समझूं, और उसमें से जुड़ी हुई भ्रांतियों को दूर करूं, सत्य को सामने लाऊं, और एक ऐसे सत्य को सामने लाऊं जो सचमुच सहारनपुर के संपूर्ण इतिहास, सांस्कृतिक महत्व, उसकी लोक परंपराओं, लोक गीतों, लोक भाषा से होता हुआ एक सच्चा इतिहास मैं सामने रख सकूं। ओके, राजीव जी, आपने अपनी जो बात शेयर करी उसमें एक लाइन बोली आपने कि आपका जो बचपन से जर्नी रहा, उसमें आपके जो पिताजी रहे, आपने बोला कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती से चीज़ों पे काम किया, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि जो व्यक्ति है उसको अपना इतिहास जो है वो खुद लिखना चाहिए, किसी और से नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो उसको रिप्रेजेंट कर सकता है कोई और नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो आपने बताया कि 2005 से आपने ये अभियान, ये मुहिम स्टार्ट करी। तो मैं एक चीज इसमें जानना चाहूंगा, क्योंकि ये 21 साल की ये जर्नी है और अभी भी बड़ी खूबसूरती से आगे बढ़ रही है। मैं देखता रहता हूँ, आप काफी चीजें कर रहे हैं। तो हमारे व्यूअर्स भी ये जानना चाहेंगे और मैं भी जानना चाहूंगा कि ये जो अभियान, ये जर्नी रही है, ये क्या आसान रही, मुश्किल रही, क्या क्या चैलेंजेस आए? क्योंकि क्या होता है, काफी बार मैं देखता हूं कि लोग अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं, बट बीच में ठोकरें देखकर, मुश्किलें देखकर हथियार डाल देते हैं, गिव अप कर देते हैं जी। और ये मंजिल जो है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि तभी उस व्यक्ति ने चुनी, बट वो बीच में रुक जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका अभियान जो रहा, ये कितना आसान रहा, मुश्किल रहा, क्या सब रहा? तो ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने जो व्यूअर्स हैं उनको इस बारे में बताएं। जी, देखिए, कोई भी रास्ता आसान नहीं होता है, और हर व्यक्ति के जीवन में एक संघर्ष भी होते हैं, चुनौतियां भी होती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी चुनौतियों को कैसे लेते हैं। पिताजी कहते थे कि 4 प्रकार के बल होते हैं: धन बल, जन बल, मन बल, तन बल। तन बल भी खत्म हो सकता है, एक बीमारी आ जाए। जन बल भी समाप्त हो जाता है, व्यक्ति चुनाव हार जाए या कुछ और हो जाए। और
धन बल भी समाप्त हो जाता है, एक विपदा आ जाए। केवल मनोबल ही ऐसा बल है जो हमें हर चुनौती में मजबूत होने के लिए तैयार करता है। तो पिताजी के इसी आशीर्वाद रूपी शब्दों को मैंने अपना इस जो प्रयास में है इसमें मूल मंत्र बनाया और प्रयास किया। चुनौतियां बहुत सारी हैं रहती हैं कि जैसे मैंने फील्ड में बहुत लंबे समय काम करता रहा हूँ, बाइक से जाना, फोटोग्राफी करना, तथ्यों का संकलन करना, फिर उन तथ्यों का निरीक्षण करना, फिर उन पर लेखन करना, ये भी एक चुनौती है। और एक चुनौती ये है कि जो पहले से प्रचलित मान्यताएं हैं, क्या वो सही हैं या वो नहीं सही हैं, या कितनी सही हैं। जैसे एक नामकरण को लेकर ही मैं आपसे बताऊं कि जैसे सहारनपुर को एक विशेषण दिया जाता है, काष्ठ नगरी सहारनपुर। अक्सर कर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, वुड कार्विंग सिटी कहते हैं, काष्ठ नगरी कहते हैं, किंतु मैं इससे सहमत नहीं हूं। और इसका कारण यह है कि सहारनपुर एक मध्य भूमि है गंगा यमुना के बीच की। हम जब अपना राष्ट्रगान गाते हैं तो उसमें आता है गंगा यमुना। बहुत सारे भौगोलिक क्षेत्रों का नाम है, सिंधु का, पंजाब का, लेकिन जब हमारे क्षेत्र का नाम आता है तो उसमें गंगा और यमुना आता है। और गंगा यमुना के बीच में, हिमालय से निकलने वाली इन दोनों धाराओं के बीच में यदि कोई पहला मैदानी जनपद है तो वो सहारनपुर है। तो इतना गौरवपूर्ण स्थान सहारनपुर है। उसके बाद बड़ा महत्वपूर्ण यह है कि सहारनपुर के पश्चिम में जो क्षेत्र है, जिसे हम हरियाणा कह सकते हैं और कुरुक्षेत्र कहते हैं, तो उसको माना जाता है कि वह ब्रह्म भूमि है। ब्रह्म सरोवर वहां है, ब्रह्म भूमि है। और हम देखते हैं कि हमारे पूर्व और उत्तर में जो स्थान है, हरिद्वार, देहरादून, ये देवभूमि है। तो जिस क्षेत्र के एक दिशा में ब्रह्म भूमि हो और दूसरे तरफ उसके देवभूमि हो, तो वो अगर उसको काष्ठ नगरी के रूप में ही जाना जाए तो कितना हास्यास्पद है। क्या उसकी कोई सांस्कृतिक पहचान नहीं है? ऐसा नहीं है। सिंधु काल के बाद, ऋग्वेदिक काल के बाद जो सभ्यताओं का विकास हुआ है, उसमें सहारनपुर के निकट गंगा और यमुना के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, जहां से और धाराएं निकलती हैं, उनके आसपास विकसित हुई सभ्यता का भी अपना महत्व है। और मेरा तो मानना है कि जो भूमि ब्रह्म भूमि को और देवभूमि को जोड़ती हो, तो उसको काष्ठ नगरी ना कहकर उसको एक तीर्थों को जोड़ने वाली या सांस्कृतिक महत्व को जोड़ने वाली नगरी के रूप में जाना जाना चाहिए। यानी कि धर्म सेतु नगरी अगर हम सहारनपुर को कहें तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और मुझे लगता है कि सहारनपुर को धर्म सेतु नगरी के रूप में ही जाना जाना चाहिए। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। इसके अलावा जब इसको मान्यता देने में भी, फिर लेखन में भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो वरुण जी, ये चुनौतियां इस प्रकार चलती रही हैं लेखन में भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं आपको सुन रहा था, बड़ी बेबाकी से आपने सब बातों का जवाब दे रहे थे आप। और जब आप सहारनपुर शहर के बारे में बात कर रहे थे, तो ये आपका भी शहर है, मैं भी इस शहर में पला बड़ा, तो मेरे सामने बिल्कुल एक अलग ही दृश्य सहारनपुर का आ गया था। आपने हिमालय का जिक्र किया, आपने गंगा यमुना का जिक्र किया, तो एक डिवाइन वाला फील आ रहा था। मैं बिल्कुल अलग तरीके से देख रहा था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि हमारा जो इतिहास है उससे लोग जुड़े, क्योंकि अगर आप रूट से नहीं जुड़े रहेंगे तो आप ज्यादा लंबे समय तक जो है अपने आप को नहीं ले जा सकते जर्नी के ऊपर। ये बहुत मायने रखता है। आपने ये जो पूरी बातें कही, तो कहीं ना कहीं बहुत डीप एनालिसिस इस पे लगा होगा। आपने, जब मैं आपको चीज़ों के बारे में देखा मैंने, तो मैं जानता हूँ आपने जो है एमए हिंदी में किया है, आपने एमए हिस्ट्री में भी किया है। अभी अगर मैं बात करूँ तो पीएचडी जो है वो रामायण के ऊपर आप जो है वो वर्क कर रहे हैं। आपने इतनी स्टडीज करी हैं, आप खुद 4 किताबें जो हैं वो लिख चुके हैं इन चीज़ों के ऊपर। सहारनपुर के ऊपर आपने लिखा है, इतिहास के ऊपर काफ़ी काम किया है। तो मैं चाहूँगा कि जो आपका ये स्टडी वाला जर्नी रहा है, क्योंकि जैसे मैं आपको देखता हूँ, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप एक गाइड के रूप में लोगों को चीज़ें तो बताते ही रहते हैं, बट मैं देखता हूँ जो आपके अंदर जो जुझारूपन रहता है, तो आप जीवन के एक बड़े खूबसूरत से शिष्य हैं।
क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर आप एक बहुमूल्य शिष्य नहीं बनेंगे जीवन के, तो आप कभी भी एक बेहतरीन गुरु नहीं हो सकते। आपको शिष्य होना बहुत जरूरी है, जो मैं आपके अंदर देखता हूं। तो मैं चाहूंगा कि आप व्यूअर्स के लिए थोड़ा प्रकाश इस चीज के ऊपर भी डालें कि आज के इस युग में जहां हम जो है 15-20 मिनट में हम एक ऑर्डर करते हैं, तो जो है पिज्जा हमारे घर पहुंच जाता है। हम टेक्नोलॉजी में इतने लगे हुए हैं, काफी बार हमें अगर एक पेपर लिखना होता है, कोई एप्लीकेशन लिखनी होती है, तो हमें घबराहट होने लगती है कि कैसे करें। हम मोबाइल के आदी हो गए। वहां पे इतने विस्तार में चीजों के ऊपर बात करी आपने आपने इतना कुछ लिखा है, सारी चीजें। तो कैसी ये जर्नी रही, उसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को जो है प्रकाश डालें, और मेरे को भी सुन के बड़ा जो है अलग ही फील आएगा। प्लीज। वरुण भाई, ऐसा था कि पिताजी ने एक किताब लिखी थी अपराजिता, और वो भारतेंदु पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी हुई थी। तो तब से मेरे मन में था कि मुझे किताब लिखनी है, अपने सहारनपुर जनपद से शुरू करनी है किताब। और यही मन में जो भावना थी, जब एमए हिंदी से किया और फिर मैं अखबार के क्षेत्र से जुड़ गया। मैं अमर उजाला में रहा, हिंदुस्तान में रहा और कई और समाचार पत्रों में काम किया। तो मैंने लगातार सहारनपुर जनपद की स्टोरी, ऐतिहासिक लिखनी शुरू की। तभी मेरी मुलाकात आदरणीय तत्कालीन जिलाधिकारी, 2009 की बात है, श्री आलोक कुमार जी से भेंट हुई। और वो इतने सहज व्यक्तित्व के स्वामी थे। उन्होंने बड़ी प्रेम से मुझे प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि राजीव, तुम एक किताब लिखो। और उन्होंने कहा कि तुम सहारनपुर जनपद के तालाबों पे काम करो। तो उन्होंने मुझे ये प्रोत्साहन दिया। तो मैंने सहारनपुर के जनपदों पे अमर उजाला में एक सीरीज चलाई, सहारनपुर जनपद के जलाशयों को लेकर, जिसमें सोराना का पांडव वाला तालाब था, देवबंद में जख वाला तालाब था, देवबंद का जो देवी कुंड है वो भी था, सोनार्जुनपुर का सिद्ध महाराज का तालाब था, और इसके अलावा बहुत सारे जलाशयों का उसमें वर्णन किया। तो ये किताब प्रकाशित हुई 2011 में। उसके बाद मुझे हमारे सिटी कमिश्नर थे डॉक्टर नीरज शुक्ला जी, उन्होंने भी बड़ा स्नेह दिया। उन्होंने कहा, राजीव तुम एक और किताब लिखो। तो मेरे लिए इससे बढ़िया शुभकामना क्या हो सकती थी। मैंने एक और किताब का प्रयास किया और फिर सहारनपुर के पर्यटन पर ये काम किया। तो सहारनपुर के पर्यटन पर किताब आई, सहारनपुर दर्शन। जलाशयों पे जो पुस्तक थी उसका नाम था अपनी धरोहर, और जो पर्यटन पर आई वो थी सहारनपुर दर्शन। फिर मेरा उत्साह और बढ़ा, मैंने और अध्ययन को अपने बढ़ाया, व्यापक किया, यहाँ की लोक परंपराओं को जाना, अपनी संस्कृति को पहचाना, यहाँ की लोक शब्दावली पर ध्यान दिया, जो हमारी लोक भाषा है कोरवी, लोकगीतों पर ध्यान दिया, यहाँ के कवियों का अध्ययन किया, शायरों का अध्ययन किया। और फिर मुझे एक अवसर मिला संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सीसीआरटी के माध्यम से, कि एक कार्य योजना थी जिसमें 20 शहरों पर काम होना था। उस योजना का नाम था शहरों की दास्तां। तो मेरे उस काम को देखते हुए वहां मेरा चयन सहारनपुर जनपद पर काम करने के लिए हुआ, और मैंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है हमारा सहारनपुर। ये सहारनपुर के सांस्कृतिक महत्व पर पुस्तक थी। और बस उसके बाद बहुत सारे संकलन अभी तैयार है कई पुस्तकों का, जैसे अभी कोरवी जो हमारी भाषा है, जिसे हम क्षेत्र में अक्सर हम शर्मा जाते हैं अपनी भाषा को लेकर। जब मैं पढ़ता था पाठ्यक्रम में ब्रज भाषा, तो ब्रज भाषा के बहुत सारे शब्द सामने आते थे, ब्रज भाषा का बहुत सारा साहित्य सामने आता था। श्री कृष्ण जी के विषय में सारा जो साहित्य है ब्रज भाषा में है। और जब पढ़ता था मैं अवधी भाषा, तो हमारे महाकवि तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा है, वो भी हमारे पाठ्यक्रम में था। किंतु जिस क्षेत्र में हमने जन्म लिया है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसकी एक लोक भाषा है, उसका नाम है कोरवी। और मुझे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगा कि हम कोरवी पाठ्यक्रम में तो क्या होती, हम उस पर बात करना भी पसंद नहीं करते, शर्माते हैं। जैसे हमारे कुछ शब्द हैं, इधर को हम इंघे कहते हैं, उधर को हम ऊंघे कहते हैं, कटोरी को हम बेल्ली कहते हैं, नमक को हम नून कहते हैं। तो मैंने करीब 20 साल हो गए हैं ऐसे शब्दों का संग्रह शुरू किया जो हमारी लोक भाषा के थे। गांव में रहता हूं तो प्रतिदिन एक दो शब्द नया मिल जाता है, उसे लिखता हूं और वर्तमान में उसकी जो महत्ता है उसको ध्यान में रखता हूं।
जैसे एक शब्द की बात करूंगा, गांव में एक शब्द है बोबो। जी। यद्यपि अंग्रेजी में हम उसको सोचेंगे सिस्टर है और अपनी हिंदी में सोचेंगे हम बहन है, लेकिन नहीं, बोबो शब्द उससे भी ऊपर है, उससे भी ज्यादा पवित्र है। क्योंकि गांव में बोबो न केवल भाई अपनी बहन को कहता है, बल्कि पिता भी अपनी पुत्री को बोबो कह देता है, दादा भी अपनी पोती को बोबो कह देता है। एक अजनबी सामान बेचने वाला व्यक्ति गली में से आवाज लगाकर किसी को भी बोबो कह देता है। तो कितनी पवित्रता इस शब्द में आ जाती है, ये महसूस ही की जा सकती है। तो कोरवी का यह शब्द कितना शक्तिशाली है। तो कोरवी भाषा पर भी काम चल रहा है। फिर मुझे शोभित विश्वविद्यालय में आने का सौभाग्य मिला और वहाँ जो शोभित विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलाधिपति महोदय हैं, आदरणीय कुंवर शेखर विजेंद्र जी, उनकी शुभकामनाओं से हमने वहाँ पर विरासत यूनिवर्सिटी हेरिटेज रिसर्च सेंटर की स्थापना की और उसके माध्यम से न केवल हम अपने सहारनपुर जनपद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व पर काम कर रहे हैं, बल्कि अब भारतीय ज्ञान परंपरा पर भी काम कर रहे हैं। मेरा जो शोध है, जो चल रहा है, अंतिम रूप में है, वो महर्षि वाल्मीकि रामायण पर है। महर्षि वाल्मीकि रामायण को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की दृष्टि से देखने का प्रयास किया है और मैं आशा कर रहा हूं कि यह प्रयास भी हमारे देश के आने वाली पीढ़ी के काम आएगा, उसे दिशा दिखाएगा और बताएगा कि भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम श्री राम किस प्रकार से सदियों से हमारे समाज को, हमें प्रभावित करते आए हैं और हमारे जीवन में एक नैतिक संविधान के रूप में काम करते रहे हैं। तो ये आने वाला जो समय है, आशा करता हूँ ये इसके अनुकूल रहेगा। जी। इतिहास से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, उसका कहा एक एक शब्द कैसे आपके दिल में एक जगह बना सकता है और आपको एक अलग ही कनेक्शन दे सकता है, वो आज मैं इतने करीब से देख पा रहा हूँ। राजीव जी, एक बहुत बड़ी विडंबना है कि आज जो है हम अपने इतिहास से दूर होते जा रहे हैं और हमें सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि अपने इतिहास से कनेक्टेड रहें, क्योंकि वो ही हमारे लिए कल का एक बेहतर सवेरा जो है वो लेकर आएगा। तो अपनी इसी जर्नी पे आगे बढ़ते हुए एक और मेरा सवाल है कि आपको बहुत लोग जो हैं वो राजीव जी के नाम से बुलाते होंगे, संबोधित करते होंगे, राजीव सर संबोधित करते होंगे, पर आपका एक बड़ा और खूबसूरत सा नाम है, आपको लोग यायावर के नाम से भी जानते हैं। मतलब मैंने काफी बार सुना इस चीज के बारे में, तो मैं जानना चाहूंगा कि ये नाम कहाँ से पड़ा और ये इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे भी और हमारे व्यूअर्स को बताएं। यायावर नाम समाज ने ही दिया है, क्योंकि मेरी ये आदत थी 2005 से ही कि मैं जब भी कोई चीज़ मुझे पता चलती थी तो बाइक उठाता था, मैं निकल लेता था। तब तो बड़ी चुनौतियां भी थी, आज उतनी चुनौतियां नहीं है। 20 साल पहले चलना और आज चलने में बहुत अंतर है। तो मैंने बहुत घुमक्कड़ी की बाइक से, पूरे अपने क्षेत्र को घुमा है। इधर कुरुक्षेत्र से लेकर इधर मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, जितने भी मंदिर, पुराने मंदिर, मस्जिदें भी, बहुत सारी चीज़ें कवर की। पहाड़ का क्षेत्र, बिल्कुल एकांत सुनसान के क्षेत्र, और भय भी रहता था, डर भी रहता था, और आज भी है वो चीज़ें, लेकिन आपको त्यागना पड़ता है, कुछ हासिल करना है। तो मुझे कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, चुनौतियाँ आई बीच में, और ऐसे ऐसे घूमते घूमते बाइक से ही लाखों किलोमीटर की यात्रा की, और 1.5-2 लाख किलोमीटर तो मैंने वैसे ही यात्रा नॉर्मल कर ली होगी। और आज भी मैं सोचता हूँ कि मैं एक दिन में आराम से 300-350 किलोमीटर की यात्रा करके मैं वापस आ जाता हूँ, और एक दिन में या 2 दिन में लंबी लंबी यात्राएं भी कर लेता हूँ। तो उन यात्राओं से मैंने इतिहास को इकट्ठा किया, सांस्कृतिक महत्व के तथ्यों को इकट्ठा किया, और वो यात्रा ही मेरे इस काम को समृद्ध करने में बड़ी सहायक रही। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि मेरी जो बाइक है वो भी मेरी मित्र है, मेरा जो कैमरा है वो भी मेरा मित्र है। तो मैंने इन दोनों को और भी सहायक उपकरणों को अपना मित्र माना है, और वही मेरी इस यात्रा के साक्षी रहे हैं। और ऐसे ही 2 चीज़ें जुड़ गई साथ में, एक यायावर शब्द जो समाज से ही आया है, और एक यात्रा जारी है, क्योंकि व्यक्ति की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, उसे निरंतर सीखना पड़ता है, सीखते रहना पड़ता है, और सीखते रहना चाहिए, तभी वो बेहतर कर सकता है। और अपनी, हो सकता है अपनी आयु में की हुई जो भूलें हैं उनको और बेहतर करके उनको और अच्छा समृद्ध बनाए, और उन भूलों को दूर करें अपने चिंतन से, और रोज समृद्ध हो। यही यायावरी है,
और यही यात्रा जारी है का मूल मंत्र है। जब आप बता रहे थे ना कि मैंने घुमक्कड़ के रूप में मैं काफ़ी बाइक पे गया हूँ, बहुत आपने एफर्ट्स डाले, आपने ये भी बोला कि कुछ चीज़ें त्यागनी पड़ती हैं आपको, आपको जो है मैदान में जाना पड़ता है चीज़ें करने के लिए, तब आपको वो चीज़ें मिलती हैं, वो आपके पास नहीं चल के आती, आपको जाना पड़ता है वहाँ तक। तो काफ़ी बार ऐसा भी होगा कि वो कहता है ना कि भूख प्यास लग रही है, बट मिशन इतना क्लियर है कि उस पर ज़्यादा फोकस है, और ये आता है कोई बात नहीं भाई, खाना हम बाद में खा लेंगे, पहले ये वाली जो प्यास है ना अपने पैशन को पूरे करने की, इसको कंप्लीट करते हैं। इसी यात्रा में आगे बढ़ते हुए मैं एक चीज जानना चाहूंगा, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। एक तो शोभित यूनिवर्सिटी से आपका जुड़ाव और जो विरासत है, मतलब मैं तो जैसे नाम सुन रहा हूँ विरासत, तो बहुत सारी चीजें होंगी जो वहां पर मतलब आपने क्रिएट करी होंगी, तो उसके बारे में जो है वो रोशनी डालिए। हमारे व्यूअर्स भी बहुत एक्साइटेड हैं और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ सुनने के लिए, और प्लीज ओवर टू यू। देखिए, शोभित विश्वविद्यालय में करीब आज से मुझे जुड़े हुए 11 साल हो गए हैं, और मैं अखबार के क्षेत्र से वहाँ पे गया। यद्यपि अखबार में बहुत कुछ और करने की संभावनाएं बहुत कुछ थी, लेकिन शोभित विश्वविद्यालय में जो मुझे स्नेह, प्यार, विश्वास मिला, वो शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने देखता हूँ कि जो युग अपनी ज़मीनों में प्लॉट काट के बेचकर विदेश जाने का है, उस समय यदि कोई परिवार गंगो जैसे बिल्कुल पिछड़े क्षेत्र में अपनी जमीन को शिक्षा के लिए समर्पित कर रहा हो, और वो भी उच्च शिक्षा के लिए, और वहां पर देश की ऐसी ऐसी फैकल्टी को लाकर वहां रखा हो जो केरल से हो और बिल्कुल दूरस्थ क्षेत्रों से हो, तो वो एक बहुत बड़ा काम है। वो मैं मानता हूं कि शोभित विश्वविद्यालय में विरासत एक यज्ञ है, और उस यज्ञ में 11 साल से आहुति डालते डालते मैंने बहुत कुछ सीखा है वहाँ से। उस समर्पण का लाभ मुझे भी मिला है जो वहाँ पर मैं देखता हूँ, और उससे सीखकर मैं और बेहतर करने का प्रयास करता हूँ। हम इसीलिए अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं कि सहारनपुर जनपद के साथ साथ हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी काम करें और भारतीय ज्ञान परंपरा पर काम करें। एक नई दृष्टिकोण के साथ हम भारतीय ज्ञान परंपरा को देखें। जो आज AI का युग है, अब नई नई चुनौतियां आ रही हैं। क्या हमारे भारतीय जो धर्म ग्रंथ हैं या जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, कि वो नई चुनौतियों में हमारे आने वाले युवाओं के लिए क्या उतरे सक्षम हो सकते हैं? तो हमें वो तलाश करनी है। वो सक्षम है, बस नई चुनौतियों के हिसाब से उनका अध्ययन करना है, चिंतन करना है, मनन करना है, लेखन करना है और नई पीढ़ी को सौंपना है। और मैं विश्वविद्यालय की अपनी इस कर्म भूमि को इसी रूप में देखता हूँ, और अभी और लंबी यात्रा वहां से करनी है। तो जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहते हैं ना हम कि एक पूरा आपके पास ज्ञान का जो है वो भंडार होता है, और आप उसमें से एक एक स्टेप्स चीज़ें लेते रहते हैं। तो अभी मुझे आप ऐसे ही प्रतीत हो रहे हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ, जो समाज के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और मैं देखता हूँ कि लोग उस बारे में सोचते नहीं हैं उस तरीके से। आपने देखा होगा राजीव जी के जब हम स्कूल में स्टडीज की बात करते हैं तो आपने देखा होगा साइंस स्ट्रीम बच्चे बहुत चूज करते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम फिर सेकंड नंबर पे चूज करते हैं, आर्ट स्ट्रीम लोग नॉर्मली सबसे लास्ट में चूज करते हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ स्कूल्स के अंदर आर्ट स्ट्रीम को हटा ही दिया गया है, जबकि जब मैं बचपन से अब तक बड़ा हुआ तो मैंने ये सुना कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो IAS ऑफिसर्स बनते हैं दे आर फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड। अगर कोई चित्रकार है, कोई लेखक है, या और भी आर्ट्स की जो कलाकारी है जितनी भी है, वो सारे लोग आर्ट्स बैकग्राउंड के रहे हैं, क्योंकि वो आपको क्रिएटिविटी क्रिएट करके देता है। बिल्कुल, वो एक बहुत बहुमूल्य धरोहर है जिससे शायद लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा इस बारे में, और व्यूअर्स को ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कोई युवा या किसी भी उम्र का व्यक्ति आर्ट्स के से रिलेटेड अगर चीजों की बात करें, कैसे अपने करियर को उस दिशा में देख सकता है, और अगर वो आर्ट्स फील्ड में कुछ करना चाहे आगे, तो क्या उसके पास अपॉर्चुनिटीज हैं उस तरीके से करने में? क्योंकि काफी बार क्या होता है, दिमाग में जब प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होती ना, तब आदमी इस तरीके से सोचता है। वरना आप देखिए क्रिएटिविटी से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं,
और मुझे लगता है कि आर्ट्स एक इंसान की ओवरऑल व्यक्तित्व को डेवलप करता है, जो बहुत बड़ी विडंबना है कि स्कूल से उस जगह से हटा दिया गया उसको। बिल्कुल। और क्योंकि हमें जो समाज में चाहिए वो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अवेयरनेस के साथ अपनी विचारधारा रख सके, जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर हो। हम रोबोट्स क्रिएट ना करें, मशीन्स क्रिएट ना करें, हम जागरूक व्यक्तित्व क्रिएट करें, और उसमें कला की बहुत ही अमूल्य योगदान होता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि जो हमारे पेरेंट्स भी देख रहे हैं और जो बच्चे भी और लोग भी देख रहे हैं, उनको एक प्रॉपर गाइडेंस, अवेयरनेस मिल जाए कि भाई आप इस आर्ट्स वाली फील्ड को भी चूज करें और आप आगे तक बहुत अच्छे से जा सकते हैं और अपना मुकाम वहां पर भी बना सकते हैं। तो उस पर मैं चाहूंगा कि थोड़ी रोशनी आप उस वाले पार्ट पर भी डालें। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा वरुण जी कि कला के बहुत सारे जो आयाम हैं वो भी हमारे जीवन में हमें बहुत आगे ले जा सकते हैं। देखिए, मैं सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात जो मानता हूँ कि अगर हम अपने बच्चे की अभिरुचि को नहीं पहचान पा रहे हैं तो हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आज का जो अभिभावक है वो ये देख रहा है कि कहाँ संभावनाएं ज़्यादा हैं। अच्छा, जहाँ संभावनाएं ज़्यादा दिखती हैं वहाँ लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, और जहाँ संभावनाएं हम नहीं देख पाते वहाँ भीड़ भी बहुत कम है। तो संभावनाएं न देखकर हमें अभिरुचि को देखना चाहिए। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण हमारे बीच में अभी एक उदाहरण निकल के आया है, वैभव सूर्यवंशी। अगर उसके पेरेंट्स उसकी संभावना को न देखते, उसकी अभिरुचि को न देखते, न पहचानते, तो क्या वो इस उम्र में यहाँ आ सकता था? नहीं आ सकता था। एक चीज। और कुछ अभिभावक क्या करते हैं कि वो बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं बच्चों को कि नहीं भाई, जो ये करेगा वो ठीक करेगा। ये भी एक खतरनाक कंडीशन है। ये भी एक बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति है कि अगर पेरेंट्स शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या किसी भी क्षेत्र में है वो, और उनका क्षेत्र बहुत अच्छा है, वो बिल्कुल बच्चे से हाथ उठा लेते हैं, उसको प्रेरणा तक नहीं देते। ये भी एक गलत बात है। इतना भी बच्चे से दूर नहीं जाना, उसे प्रेरित करना है। आप चाह रहे हैं कि वो समाज के किसी और व्यक्ति से प्रेरित हो और उस क्षेत्र में बढ़ जाए, और जबकि जब आपका क्षेत्र बहुत अच्छा है और बच्चा वहां से शुरू करेगा जहां से दूसरा बच्चा नहीं कर सकता, तो आपने क्षेत्र से भी इतना दूर मत रखिए। वो भी बड़ा जरूरी है। और बच्चे की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जो उसकी अभिरुचि है, उसको बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई भी एक क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। अगर धन, अर्थ ही पैमाना है सफलता का, तो फिर तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर जीवन में सुख, संतोष और जीवन में आनंद का महत्व है, तो फिर हमें अभिरुचि की ओर बढ़ना चाहिए। धन कम ज्यादा हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति कितना संतुष्ट है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने मतलब इतनी खूबसूरती से इस सवाल का जवाब दिया। आपने इसमें दोनों पार्ट्स दिखाए। मतलब मैं व्यूअर्स को ये चीज शेयर करना चाहूँगा। आपने बोला कि अभिरुचि पे फोकस करें, संभावनाएं अपने आप निकल जाएंगी। तो जब आप ये बात बता रहे थे तो मेरे जहन में ना एक नाम निकल के आया। मतलब ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जर्नी है एक 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 इंसान की जिसने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स किया। एक महिला की कहानी है जो राउंड अबाउट अभी उनकी उम्र 38-40 साल के आसपास होगी, और वो एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से MBA किया हुआ और करोड़ों का पैकेज उनको ऑफर हुआ, और आप यकीन करेंगे उन्होंने मना कर दिया। अच्छा। और वो अपने गांव गई, राजस्थान में उनका गांव है, और वहां की सरपंच बन गई। और फिर इंटरनेशनल लेवल पे जब एक बार वो अपनी स्पीच देने गई तो वहां सब लोग शॉक्ड हो गए कि भारत देश से एक सरपंच आई है और वो एक महिला है, और बेबाकी से अपनी बात कही। मैं बात कर रहा हूँ छवि राजावत की जी। तो आप देखिए कि आउट ऑफ द बॉक्स चीजें करी और अभी अपनी अभिरुचि पे फोकस किया, और आप देखिए पूरा नक्शा ही बदल दिया गांव का। तो मतलब ट्रैक्टर भी चला लेती हूँ, वो सारी चीजें करती हैं। आप देखिए कि वो संभावनाएं अपने आप आ गई। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप जोश और जुनून से कुछ करते हैं तो बाकी पूरी कायनात कनेक्ट हो जाती है आपसे और आपके लिए हर चीज करने के लिए रेडी रहती है। और आपने वैभव सूर्यवंशी का नाम लिया। आप देखिए क्रिकेट की अगर बात करें तो गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का नाम आता है 16 साल की उम्र में। एक युवा ने पूरे जुझारूपन से सारी दुनिया को बता दिया मैं कौन हूं।
और उन्हें भी बहुत अच्छा लगा होगा कि उनका रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ दिया। बिल्कुल 15 साल की उम्र में वो इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हुए। कल एक मैं देख रहा था वीडियो, उनकी दादी बड़ी खुश हुई, आंसू आ गए थे उनकी आंखों में, और उन्होंने अपने बेटे को बोला, मतलब वैभव सूर्यवंशी के पिता को, कि भाई लाला तुम्हारी मेहनत की वजह से जो है बेटा वहां बिल्कुल सिलेक्ट हो गया। तो बिल्कुल कितनी अच्छी बात है, माता पिता ने सहयोग दिया, दादी का आशीर्वाद मिला, 15 बिल्कुल साल के लड़के ने सारी दुनिया में छा गए वो, है ना। और आपने एक और खूबसूरत बात बोली कि माता पिता ये भी ना करें कि बिल्कुल ही छोड़ दें। बिल्कुल रोल मॉडल होना चाहिए माता पिता को, क्योंकि कहते हैं माँ और पिता जो हैं वो सबसे पहले गुरु हैं, बिल्कुल उसके बाद वो बच्चा बाहर निकलता है। तो आप में भी एज अ पेरेंट जो है काबिलियत है, आप रोल मॉडल बने और अपने बच्चों को एक एक स्टेप चलना सिखाएं, और जहां उनको कहें कि तुम चलो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हर मोड़ पे खड़े हैं, और तुम जीवन में सफलता को पालोगे, ठोकर भी खाओगे तो उठ जाओगे दोबारा, ऐसे वाला चीज। नहीं, बिल्कुल एक कविता भी मैं सुनाना जी चाहूंगा जी जो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अर्ली एज में मैंने लिखी जी थी, जी जी जी। और शायद से वो बहुत सारे नए बच्चों के काम आ सकती है। मेरी उसी उम्र की कविता है वो। क्यों बनूं मैं गांधी, क्यों बनूं मैं राम, क्यों बनूं मैं गांधी, क्यों बनूं मैं राम, क्यों बनूं मैं नेहरू, और क्यों बनूं मैं श्याम। क्या तुलसीदास ने चुराया था किसी और का काव्य? क्या सुभाष ने अपनाया था किसी और का रास्ता? नहीं। तो फिर क्यों कहते हैं मेरे बड़े कि मैं बनूं दूसरों के जैसा? मैं नहीं बनना चाहता उस पेड़ की भांति जो बनाया जाता है कलम काट कर। मैं उगना चाहता हूं उस बीज की तरह जिसका होता है अपना स्वतंत्र अस्तित्व, और चाहता हूं कि इस दुनिया में सब बने तो बने बस अपने जैसे, अपने जैसे, अपने जैसे। मतलब बड़ी खूबसूरत कविता आपने शेयर करी, और ये हम सबको एक मैसेज देती है कि आपको जैसा बनाया गया है वो यूनिवर्स ने आपके अंदर ऑलरेडी बीज डाला है, आपको बस उसको पहचानना है और आगे बढ़ना है, और किसी और जैसा नहीं, खुद जैसा बनना है। बिल्कुल क्योंकि आपने सुना भी होगा कि अगर कोई हमारी कॉपी भी करना चाहे ना तो हमसे बेहतर नहीं कर पाएगा, सही, क्योंकि हमारे से ज्यादा हमें कोई जानता ही नहीं। बिल्कुल तो बड़ी खूबसूरत कविता जो है राजीव जी ने शेयर करी, बड़ी कमाल सी कविता है ये। और राजीव जी, वैसे तो आपसे इंटरेक्शन हो रहा है तो इतनी सारी बातें हैं कि मतलब वो क्या कहते हैं कि समय कम पड़ेगा और हम बहुत सारी बातें हम करते रहेंगे। मैं इसी कड़ी में आगे जाते हुए आपसे चाहूंगा कि कोई एक सीख हमारा जो युवा है या किसी भी उम्र वर्ग का व्यक्ति है, उनके लिए, व्यूअर्स के लिए, जो आपके जीवन में उतार चढ़ाव रहे, सारी सिचुएशंस रही, आपने कोप अप करते हुए कौन सी एक, कोई वो जिसको कहते हैं ना एक रामबाण, अगर मैं जीवन में अप्लाई कर लूं तो मेरा जीवन पूरी तरीके से एक अलग लेवल पे चला जाएगा, तो ऐसी कोई एक सीख आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? सबसे बड़ी सीख तो यही है कि बस अपने जैसे बनो, और प्रतिस्पर्धा किसी से नहीं रखनी है, स्वयं से प्रतिस्पर्धा रखनी है। दुनिया से कभी प्रतिस्पर्धा नहीं करनी। हो सकता है कि जो आप हो सकते हो और वो किसी और की प्रतिस्पर्धा में पड़कर आप उससे कम हो रहे हो, तो रोज अपने आप को बेहतर करना है। केवल अपने से चुनौती लीजिए, किसी दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी है। दूसरा प्रगति कर रहा है, कहाँ जा रहा है, उससे हमें, अगर हम प्रेरित हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम उससे विचलित हो रहे हैं तो ये हमारे लक्ष्य के लिए भी घातक है और हमारे व्यक्तित्व के लिए भी घातक है। तो हमें प्रयास यही करना चाहिए कि हम प्रेरणा सबसे लें, प्रगति करते हुए लोगों को देखें, लेकिन हम अपने जो भीतर हमारे दुर्लभ व्यक्तित्व छिपा है, जिस प्रकार प्रकृति का पत्ता अलग अलग है, उस प्रकार ईश्वर ने हमें अलग बनाया है। तो हम उस अलग जो गुण है उसको पहचानें, उस पर काम करें, निरंतर काम करें, धैर्य के साथ काम करें, चुनौतियों के बीच काम करें। आलोचक मिलेंगे तो कोई बात नहीं, शुभचिंतक भी मिलेंगे। यात्रा में रोड़े अटकाने वाले मिलेंगे तो फूल बिछाने वाले भी मिलेंगे। तो सकारात्मक सोचें और बेहतर होते जाएं, खुद से प्रतिस्पर्धा करें, और फिर आप भी कहेंगे अपनी यात्रा जारी है। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात बोली कि अपने जैसे बने, और एक इंग्लिश में एक कोटेशन भी है, लाइन से बड़ी खूबसूरत सी, कि कंपीट विद योरसेल्फ एंड कोऑपरेट द वर्ल्ड। वाह, मतलब खुद के साथ आप, मेरी लड़ाई खुद से है, अगर वो लड़ाई होगी तो आप बेटर बनेंगे, बिल्कुल रोज बेटर वर्जन बनेंगे। और आप ये इतनी खूबसूरत बातें कह रहे थे, मुझे बड़ी खूबसूरत सी लाइंस कुछ याद आ गई। किसी ने लिखा है, स्वागत। उन्होंने लिखा है कि यही जज्बा रहा
यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा जी। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। बिल्कुल। और ना मायूस हो ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, ना मायूस हो ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। सो घोर अंधेरी रात के बाद ही रोशनी होती है। जो सवेरा होता है, जिसको हम अमृत वेले की भी बात करते हैं, तो एकदम रोशनी होती है, एक नया सवेरा आता है। तो कहने का मतलब यह है कभी नहीं घबराना। अंधेरों से भी आपने बोला ठोकरे खाएंगे हम, फिर खड़े हो जाएंगे, फिर जीत जाएंगे। और वो कहते हैं ना कि जब तक हम जीते नहीं, इसका मतलब अभी एंड नहीं हुआ, अभी जर्नी बाकी। बिल्कुल। सो आपकी खुद की जर्नी बन सकती है। मतलब मैं किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं राजीव जी, आज आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। हम टैलेंट अवेकनर के मंच पे आपकी ये सहयोग और भूमिका हमें आगे भी चाहिए होगी, क्योंकि आपके पास इतना सारा भंडार है कि मुझे नहीं लगता वो एक बार में कंप्लीट हो सकता है। तो हम आगे भी मिलेंगे और हमारे व्यूअर्स और चीजें जानना चाहेंगे। सहारनपुर को बिल्कुल एक अलग नजरिए से मैंने देखा, मेरे दिल को बड़ा टचिंग लगा, क्योंकि जिस जगह आप पैदा हुए हो आपका एक अलग कनेक्शन होता है। कभी किसी ने इस तरीके से नहीं बताया जैसे आज आपने बताया। तो दोस्तों, आपको भी बड़ा कनेक्शन लगा होगा अपने शहर सहारनपुर से ये सुनते हुए, जो ऐसे राजीव जी ने अपनी सारी बातें बताई बड़ी बेबाकी से। तो कनेक्ट होइए, अपने इतिहास से जुड़िए, अपने रूट से जुड़े रहिए। सो तहे दिल से आभार, और आपकी यात्रा ऐसे ही जारी रहे, यायावर के रूप में आप घुमक्कड़ी करते रहें। और कभी मैं भी चाहूंगा कि उस घुमक्कड़ी में शामिल रहूं, आपके साथ जाऊं, कुछ नई चीजें सीखूं। बिल्कुल। तो तहे दिल से आभार और बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।